नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। ये बात 2025 की है। मुरैना जिले में एक इलाका है चंबल। इसी इलाके के थाना सराय छौला के क्षेत्र में एक गांव आता है, गांव जारह। इसी गांव में चरण सिंह कुशवाहा का परिवार रहता है। चरण सिंह की शादी जौरा इलाके में रहने वाली सीमा के साथ हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। हुआ यह कि चरण सिंह ने जौरा कस्बे में बयाना देकर एक प्लाट का सौदा कर लिया, लेकिन कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। बाकी 1.5 लाख की रकम महीने भर देकर रजिस्ट्री करवाना थी। लेकिन समय बीतने को आ गया, लेकिन चरण सिंह पैसे का इंतजाम नहीं कर सका। इस पर उसकी पत्नी सीमा ने अपने पुराने परिचित संजय को फोन कर कहा कि मेरे पति ने एक प्लाट का सौदा कर लिया है और उसे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। यदि तुम कुछ समय के लिए 1.5 लाख रुपया उधार दे दोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। संजय सीमा का पुराना प्रेमी रह चुका था। शादी के बाद भी वह मन ही मन सीमा को पसंद करता था। इसलिए अगले दिन संजय ने लिखा पढ़ी करके चरण सिंह को 1.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन साथ ही हिदायत दी कि वो उसका पैसा 1 महीने में वापस कर दे। चरण सिंह को रुपए उधार देने के कारण संजय का चरण सिंह के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। पहले जहां सीमा और संजय के बीच संबंध थे, अब वह पुराने दिन याद आने लगे थे। लेकिन शादी होने के बाद सीमा ने समझदारी दिखाते हुए संजय से दूरी बना ली थी। संजय भी सीमा को भूलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एक बार फिर सीमा से संपर्क होने के बाद वह पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीने की चाहत रखने लगा था। एक दिन सीमा को बाजार जाना था और संजय वहां आ गया। संजय ने सोचा अच्छा मौका है, तो वह उसके साथ हो लिया। उस दिन जितनी भी खरीदारी हुई संजय ने ही सारे पैसे दिए। जब संजय सीमा को घर छोड़ने जा रहा था तो सीमा ने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। संजय को लगा कि सीमा के दिल में उसके लिए अभी भी कुछ न कुछ है, तभी तो वह उसका इतना ख्याल रख रही है। अब संजय को यह जानने की उत्सुकता थी कि सीमा के दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन वह बिना समय गवाए चरण सिंह के घर गया। वहां सीमा अकेली थी। संजय ने झुमके का डिब्बा खरीदकर उसे सीमा के हाथ में दे दिया। सीमा ने खुशी खुशी झुमके पहन लिए। संजय ने उसकी तारीफ की और कहा, चरण सिंह देखेगा तो वह भी तुम्हारी तारीफ करेगा। सीमा ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पति के पास तो इतना समय नहीं है कि वह मुझे झुमके पहने हुए देखे और तारीफ करें। उसे तो काम से लौटकर बस दारू पीने का ही वक्त मिलता है। सीमा की बात सुनकर संजय को समझ में आ गया कि पति पत्नी के बीच एक छोटी सी दरार है। इसके बाद संजय सीमा के और करीब आने की कोशिश करने लगा। सीमा को भी संजय का आना जाना और उससे बात करना अच्छा लगने लगा था, लेकिन संजय को अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली थी। फिर एक दिन संजय ने धीरे धीरे चरण सिंह से अपने 1.5 लाख रुपए वापस मांगने की बात की, लेकिन चरण सिंह ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में चरण सिंह संजय से उधार लिया रुपया लौटाना नहीं चाहता था। इसी बीच सीमा ने संजय की मंशा को समझते हुए कहा, संजय तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? सीमा की बात सुनकर संजय ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, पैसा नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पति से कई बार अपना पैसा वापस मांग चुका हूं, मगर वह ध्यान ही नहीं देता। मैंने तुम्हारे कहने पर पैसा दिया था, तुम पैसा वापस दिलवा दो तो मैं शादी कर लूं। अगर यह बात है तो तुम चिंता मत करो, पैसा तो तुम्हारा दिलवा दूंगी, लेकिन जब तक पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलता मैं तुम्हें शादी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सीमा की बात सुनकर संजय भी खुश हुआ। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद जैसे ही चरण सिंह काम पर जाने को निकला, पीछे से संजय सीमा के पास पहुंच गया। सीमा भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वह संजय को सीधे बेडरूम में ले गई और खुद को उसके हवाले कर दिया। जिसके बाद सीमा की दीवानगी में पागल संजय ने तभी सांस ली जब उसने सीमा को लेकर उसके मन में सालों से पल रही हसरत पूरी हो गई। इस घटना के बाद सीमा और संजय का प्यार एक बार फिर परवान चढ़ने लगा। चरण सिंह मजदूरी करने गांव से बाहर निकल जाता था। उसी बीच सीमा संजय को अपने घर पर बुलाकर रंगरलियां मना लिया करती थी, लेकिन संजय का आना जाना बढ़ जाने से सीमा के पड़ोसियों को इन दोनों के रिश्तों पर शक हो गया, जिससे बात चरण सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। जिसके चलते चरण सिंह ने सीमा को साफ हिदायत दे दी कि मेरी गैर मौजूदगी में संजय आए तो उसे मना कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब के हमारी बदनामी हो। दूसरे दिन जब चरण सिंह काम पर चला गया तो सीमा ने फटाफट फोन करके संजय को आगाह कर दिया। उसने कहा, कुछ दिनों तक यहां मत आना, क्योंकि चरण सिंह और आस पड़ोस वालों को शक हो गया है।
सीमा की बात सुनकर संजय ने भी समझदारी दिखाई और कुछ दिन तक चरण सिंह के घर की तरफ झांकने तक नहीं आया। जब सीमा ने देखा कि इस मामले में चरण सिंह लापरवाह हो गया है, तो सीमा ने एक दिन संजय को फोन करके घर पर बुला लिया, क्योंकि उस दिन चरण सिंह सच में मथुरा जाने के लिए घर से निकला था। लेकिन जैसे ही वह मुरैना स्टेशन पर मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ने को था, तभी उसके एक पड़ोसी ने फोन कर बताया, संजय तुम्हारे घर आया हुआ है। यह सुनकर चरण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत मथुरा जाने का इरादा छोड़ दिया और घर वापस लौट आया। घर पहुंचने के लिए उसने पड़ोस की छत का सहारा लिया ताकि सीमा को चौंका सके। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सीमा को संजय की बाहों में देखा। चरण सिंह को आया देखकर संजय तो मौके से भाग गया, लेकिन सीमा कहां जाती। सो चरण सिंह ने सीमा की जमकर पिटाई कर दी। सीमा समझ गई कि इस समय तो पति से माफी मांगने में ही भलाई है, इसलिए उसने अपने पति के पैरों में सिर रखकर मांगते हुए कहा कि उससे गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चरण सिंह के पास पत्नी को क्षमा करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उसने पत्नी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद संजय और सीमा ने मिलने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। अब सीमा किसी बहाने से अपने मायके जाती और पीछे से संजय उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता। लेकिन कुछ महीनों बाद सीमा के बार बार मायके जाने से चरण सिंह को शक होने लगा। एक दिन वह सीमा के पीछे पीछे अपनी ससुराल पहुंच गया। हालांकि वह सीमा को रंगे हाथ पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने संजय को गांव में आते हुए देख लिया। इसके बाद गुस्से से भरा चरण सिंह रोज शराब पीकर सीमा को मारपीट करने लगा। लेकिन सीमा और संजय अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए सीमा पति के काम पर जाते ही संजय को फोन लगा लेती, जिसके बाद दोनों प्रेमी फोन पर ही इश्क लड़ाकर अपने मन को धीरज बंधाने लगे। लेकिन जिन प्रेमियों ने लंबा समय बिस्तर पर एक साथ बिताया हो, उनका मन सिर्फ फोन पर बातें करने से कैसे भर सकता था। इसलिए सीमा पति और बच्चों के सो जाने के बाद संजय को चुपचाप घर बुलाकर घर के पीछे आंगन के एक कोने में प्रेमी के संग रास रचाने लगी। लेकिन एक रोज जब सीमा रात में संजय को बुलाने के लिए फोन लगा रही थी, तभी पति की नींद टूट गई। चरण सिंह ने सीमा को मोबाइल फोन पर संजय से बातें करते हुए देखा तो उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया। चरण सिंह के गुस्से में मोबाइल तोड़ देने से सीमा तिलमिला उठी। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसने अपनी सहेली का मोबाइल लिया और संजय को फोन किया। सीमा ने सीधे पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? साफ साफ बताओ, मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? संजय ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, देखो मेरे पास इस समय पैसे की काफी तंगी है। इस पर सीमा बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास हमारे खर्चे के लिए काफी पैसा है और घर भी है। बस तुम चरण सिंह को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हैं। सीमा की ये बात सुनकर संजय के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, क्योंकि जिंदगी की समस्या तो दूर हो ही जाती, साथ ही सीमा भी हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। इसलिए उसने चरण सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके बाद संजय और सीमा ने मिलकर चरण सिंह की हत्या का दिन और जगह तय कर ली। 20 दिसंबर 2024 को चरण सिंह के इकलौते बेटे का जन्मदिन था। चरण सिंह 19 दिसंबर की सुबह अपने गांव जारह से मुरैना आया था जन्मदिन के लिए जरूरी सामान खरीदने। सीमा और संजय ने योजना बना ली थी कि उसे मुरैना में खत्म करना है। जैसे ही चरण सिंह बस स्टैंड पर पहुंचा, वहां संजय पहले से ही खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने बड़ी चालाकी से चरण सिंह को अपने साथ ले लिया और उसे शराब पिलाने के बहाने पगारा डैम पर ले गया। वहां दोनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में संजय ने अचानक चरण सिंह से अपने ऊपर उधार किए 1.5 लाख रुपए लौटाने की बात छेड़ दी। यह सुनते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्दी ही मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान चरण सिंह को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसकी जान खतरे में है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शराब का नशा उस पर हावी था, जिससे वह सही से भाग नहीं सका। इसी का फायदा उठाकर संजय ने उसे उठाया और सीधे पगारा डैम में फेंक दिया। इसके बाद संजय वहां से निश्चिंत होकर अपने घर लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इधर 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब चरण सिंह मुरैना से घर लौटकर घर नहीं आया, तो चरण सिंह के भाई रामचंद्र ने थाना सरायछौला में चरण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके 2 दिन बाद ही 26 दिसंबर को पगारा डैम में चरण सिंह की लाश मिल गई, जिस पर उदय भान सिंह यादव थाना प्रभारी जौरा तुरंत मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद जैसे कि पगारा डैम में लाश मिलने की खबर सरायछौला,
थाना प्रभारी के सिंह को मिली तो उन्होंने चरण सिंह के भाई को लाश दिखलाई, जिससे उसने शव की पहचान अपने भाई के रूप में कर दी। साथ ही उसने अपनी भाभी सीमा और उसके प्रेमी संजय पर अपना शक जताया था। पुलिस ने संजय को उठाकर उसके साथ सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी प्रेमिका सीमा के कहने पर उसके पति चरण सिंह की हत्या कर लाश पगारा डैम में फेंक दी थी। संजय से मिली जानकारी के पश्चात पुलिस ने मृतक चरण सिंह की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को चरण सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी पंजाब के फिरोजपुर जिले की है। ये बात 2020 की है। फिरोजपुर जिले में एक सिटी है अबोहर। इसी शहर में अवनी बंसल नाम की एक महिला अपनी 17 साल की बेटी सिया के साथ रहती थी। अवनी के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी और वह सिया की परवरिश अकेले कर रही थी। अवनी बंसल ने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया था और जल्दी ही वहां उसके दोस्त बढ़ने लगे। लेकिन उसमें एक दोस्त ऐसा था जिससे उसकी दोस्ती बाकी सबसे कुछ अलग थी। यह दोस्त खास था और अवनी उससे गहरे रिश्ते में जुड़ने लगी थी। उसका नाम विजय था, जो हिंदुस्तान की सरहद से मीलों दूर सऊदी अरब में रहता था। पहले तो बातों ही बातों में उनकी मुलाकात हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरनेट के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। यह इतना स्वाभाविक था कि उन्हें भी नहीं पता चला कि कब उनका रिश्ता गहरा हो गया। देखते ही देखते इन दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था और तकदीर कुछ और ही खेल खेलने वाली थी। देखते ही देखते 8 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। विजय, जो हरियाणा के रेवाड़ी का रहने वाला था, उन दिनों विदेश में था, लेकिन अब वो वापस हिंदुस्तान आने वाला था। दोनों इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इतने लंबे समय से फेसबुक पर बात करते करते अब असल में मिलने की बारी थी। अवनी ने विजय को अपने घर अबोहर आने का न्योता दिया, जिसे विजय ने तुरंत खुशी से मान लिया। अवनी के पति का काफी पहले देहांत हो चुका था और वह अपनी 17 साल की बेटी सिया के साथ अकेली रहती थी। उनके रिश्ते को लेकर ज्यादा किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह उनका निजी मामला था। फिर वो दिन भी आया जब विजय और अवनी ने साथ में करीब 5 महीने का वक्त बिताया। दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गईं। अवनी को लगने लगा कि उसकी सूनी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। एक दिन जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था, एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अवनी की जवान बेटी सिया की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वह अपने कमरे में फंदे से लटकती हुई पाई गई और पास में एक सुसाइड नोट भी मिला था। पहले नजर में मामला सुसाइड का ही लग रहा था, लेकिन जैसे ही तफ्तीश आगे बढ़ी, पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि वो चौंक उठी। सिया की लाश की बांह पर एक ऐसा लफ्ज लिखा हुआ देखा गया जो सबको हैरान कर गया। 17 साल की सिया ने किसी धारदार चीज से अपनी बांह पर विजय लिख रखा था। यह देख पुलिस का माथा ठनक गया। विजय, जो सिया की मां अवनी का आशिक था, आखिर सिया ने अपनी बांह पर उसका नाम क्यों लिखा था? क्या सिया अपनी मां के आशिक विजय से प्यार करती थी, या फिर मामला कुछ और था? यह सवाल पुलिस के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। सिया का सुसाइड नोट जो पुलिस को मिला, उसमें उसने अपनी खुदकुशी की वजह पुश्तैनी जायदाद ना मिलने को बताया था और कहा गया था कि इस मौत के लिए उसकी दादा दादी, ताऊ ताई और बुआ जिम्मेदार हैं। लेकिन 17 साल की लड़की प्रॉपर्टी के लिए अपनी जान दे दे, यह बात पुलिस को कुछ हजम नहीं हो रही थी। आखिर एक किशोरी जो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल जी रही थी, क्या सच में अपनी जायदाद के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती थी? फिर भी पुलिस ने शक के दायरे को बढ़ाते हुए अवनी के ससुराल वालों से पूछताछ की, लेकिन जांच के दौरान उनके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। पुलिस को ऐसा लगने लगा कि सिया की खुदकुशी का असली कारण कुछ और ही हो सकता है। लेकिन तभी अचानक लाश की बांह पर गुदा हुआ एक नाम विजय पुलिस के लिए एक बड़ा सुराग बन गया। सवाल उठने लगे, आखिर सिया ने अपनी बांह पर विजय का नाम क्यों लिखा था? और अगर विजय से उसका कोई खास रिश्ता था, तो उसने खुदकुशी का रास्ता क्यों चुना? उलझन और गहरी तब हो गई जब सुसाइड नोट में सिया ने प्यार मोहब्बत की कोई बात न लिखकर अपनी मौत की वजह पुश्तैनी जायदाद को बताया। क्या यह किसी और सच्चाई को छुपाने की कोशिश थी? अब पुलिस के सामने सवालों का सैलाब खड़ा हो गया था। अगर सिया विजय से प्यार करती थी, तो यह रिश्ता उसकी मौत की वजह क्यों बना? और अगर नहीं करती थी, तो आखिर उसने अपनी बांह पर विजय का नाम क्यों गुदवाया?
इसलिए पुलिस ने अब सिया के हाथ पर गुदे विजय के नाम को लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। पुलिस का शक अब विजय पर गहरा हो गया। सिया की मौत के बाद हर चीज एक अजीब मोड़ ले रही थी। विजय, जो अवनी का प्रेमी था, अब सिया की मौत के संदिग्ध की लिस्ट में सबसे ऊपर था। सवाल यह था कि क्या विजय ने दोनों मां बेटी के रिश्ते का फायदा उठाया था? अब पुलिस ने सिया की मां अवनी और उसके आशिक विजय से अलग अलग पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने पहले विजय को तुरंत हिरासत में ले लिया। शुरुआत में वह खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे वह टूट गया और अंत में अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसने सच्चाई बताई कि सिया की मौत का कारण दरअसल उसकी मां अवनी से जुड़ा हुआ था। विजय ने सिया की मौत की जो कहानी बताई, वह सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सिया की मौत कोई खुदकुशी नहीं, बल्कि कत्ल थी, और कातिल भी कोई और नहीं बल्कि वो थी खुद उसकी मां अवनी थी। अवनी एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी बेटी का कत्ल तो किया था, बचने के लिए कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर झूठे सुसाइड नोट में तमाम ससुराल वालों के नाम भी लिख दिए। जब अवनी का नाम कत्ल में सामने आया तो पुलिस ने अवनी को भी हिरासत में ले लिया और दोनों से पूछताछ के बाद जो कहानी सामने आई वो बेहद अजीब और चौंकाने वाली थी। अवनी के घर में विजय का आना जाना बढ़ने लगा था। इसी बीच सिया भी विजय को पसंद करने लगी थी, लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुप नहीं पाई। एक दिन अवनी ने सिया की बांह पर विजय का नाम गुदा हुआ देखा। ये देखकर अवनी का शक यकीन में बदल गया कि उसकी अपनी बेटी सिया भी विजय को चाहने लगी है। ये जानकर अवनी आग बबूला हो गई और घर में जबरदस्त हंगामा हो गया। अब अवनी भी विजय से शादी करना चाहती थी और उसकी बेटी सिया भी। बात तब बिगड़ी जब एक रात सिया ने अपनी मां अवनी और विजय को ऐसी हालत में देख लिया जिसे वो सहन नहीं कर पाई। उसी रात घर में मां बेटी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ और फिर मां अवनी ने अपने विजय के साथ मिलकर सिया का गला घोंट दिया। फिर मामले को खुदकुशी का रंग देने के लिए लाश फंदे से टांग दी और ससुराल वालों को फंसाने के लिए विजय से सुसाइड नोट में उनका नाम लिखवा दिया। उधर सिया की मौत के बाद से ही उसकी मां अवनी और विजय लगातार पुलिस को उलझाने की कोशिश कर रहे थे। अवनी के अपने ससुराल वालों से रिश्ते अच्छे नहीं थे और सिया की जान लेने के बाद वो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी। उसने पहले तो अपने ही विजय से सिया के नाम से एक सुसाइड नोट लिखवाया और फिर उसमें अपने सास ससुर समेत कई ससुरालियों के नाम लिखवा दिए, जबकि उनका इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साफ हुई कि सिया की मौत फंदे से लटकने की वजह से नहीं बल्कि गला घोंटे जाने की वजह से हुई थी। इन सबूतों के बाद पुलिस ने अवनी और विजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विजय ने बताया कि अवनी ने उसे सिया को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया था, क्योंकि उसे डर था कि सिया उसका रिश्ता उजागर कर देगी। अवनी ने अपनी खुशी और विजय को पाने के लिए अपनी ही बेटी की जान ले ली। अदालत में पेश किए गए सबूतों और बयान के आधार पर अवनी और विजय को सिया के कत्ल का दोषी ठहराया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि गलत फैसले, लालच और स्वार्थ किसी के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही यह कहानी एक सख्त चेतावनी है कि रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास कितना जरूरी है। अवनी के लालच ने उसकी बेटी की जान ली और उसकी खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। चाहे कोई कितनी भी चालाकी से अपराध को छुपाने की कोशिश करे, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। माता पिता को बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए और उनके साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन की बातें खुलकर कह सकें। जीवन में भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखना जरूरी है, ताकि गलत राह पर न जाया जाए। प्यार और रिश्ते तभी मजबूत रहते हैं जब उनमें ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी हो। लालच, धोखा और स्वार्थ सिर्फ तबाही लाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं